प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए यह रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट 5 है। इस वीडियो में हमने फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उनका रैपिड रिवीजन, क्विक रिवीजन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ही तरह की दो ट्रेन ए व बी एक ही चाल से एक दूसरे के समानांतर विषुवत रेखा के दोनों ओर उल्टी दिशा में चल रही है। अगर हम इसे एक पृथ्वी माने और इसे पृथ्वी के बीच से विषुवत रेखा जाती है, तब ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। और बोला है ए पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर चल रही है। अगर इसे हम ए माने तो ये पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर चल रही है, एवं बी पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, और इसे बी माने तो ये पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर आती है। ठीक है, इस कंडीशन में पूछा गया है हमें कौन सी ट्रेन अपने ट्रैक पर अधिक बल लगाएगी, बोला है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ट्रेन अपने ट्रैक पर समान बल लगाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे के समानांतर भी है, समान चाल भी है। ठीक है, और ये विषुवत रेखा से एक दूसरे की उल्टी दिशा में समांतर चाल से गति कर रही हैं, तो दोनों को समान बल लगाना पड़ेगा ट्रैक पर गति करने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी पिंड की वेग समय ग्राफ कैसी है? सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एस अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है। तब पिंड गतिशील है, पूछा है कि वो समान त्वरण से गतिशील है कि समान वेग से, बदलते हुए त्वरण से या शून्य त्वरण से। पिंड किस प्रकार की गति से गतिशील है, पूछा गया है हमसे। जब वह वेग समय ग्राफ कैसा बनाता हो, सरल रेखा का बनाता हो और मूल बिंदु से गुजरते हुए एस अक्ष को छूता हो। इस कंडीशन में वह समान त्वरण से गतिशील होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेंगी। ये दोनों किस तरह गिरेंगी? एक साथ गिरेंगी। ठीक है, अधिकतर इस तरह के प्रश्न में निर्वात को मानकर बनाया गया होता है इस तरह का प्रश्न, तो इनका आंसर एक साथ गिरेंगी। ठीक है, आएगा। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। ठीक है, इस पर हमने कई बार चर्चा की है। शून्य में स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब क्या है? निर्वात। और निर्वात के लिए किसी वस्तु के गिरने का क्या नियम होता है और वे किस प्रकार गिरेंगी, इस पर हमने बहुत बार चर्चा की है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कमेंट में देता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुलना से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में क्या है? यहाँ पर m है, m पाया जाता है। उसका द्रव्यमान क्या पाया जाता है? m पाया जाता है स्थिर लिफ्ट में। यदि वह लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जाने लगे, a त्वरण से वह लिफ्ट, ठीक है, ये जो लिफ्ट है a त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान का माप कितना होगा? तो इस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा यदि यह लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रहा है? इसका आंसर है m इंटू 1 प्लस a/g। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी, ये एक चट्टान है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ये आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधे ऊपर की ओर फेंकता है। ये एक पत्थर को मान लेते हैं एक पत्थर है, इसे ऊपर की ओर फेंकता है। ठीक है, फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। फिर ये एक पत्थर को कहाँ फेंकता है? नीचे की ओर फेंकता है। इस पत्थर को भी मान लेते हैं। उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं।
अब इन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात याद करना है जब वे जमीन पर क्या करेंगी, टकराएंगी। ठीक है, जमीन पर टकराएंगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका अनुपात 1:1 होगा जब ये पत्थर जमीन पर टकराएंगी। अगला प्रश्न है, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। एक ही ऊंचाई से क्या किए गए हैं, गिराए गए हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगी। इस पर भी हमने बात की है। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट में कीजिए। एक साथ जमीन में पहुंचने के लिए कौन सा कंडीशन लागू होता है, इस पर हमने बात की है। चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा, क्या घटित होगा। भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा। यदि असमान द्रव्यमान के दो पत्थर है ए और बी है, ठीक है, समान वेग से ऊपर फेंके गए हैं, तो वे दोनों क्या होंगे, बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, क्योंकि इनका वेग क्या है, समान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है। ये न्यूटन की गति के किस नियम के अंतर्गत आता है। ये न्यूटन की गति के इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्थिरता का जड़त्व या जड़त्व की नियम भी कहते हैं, के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरी चाल से रोल करता है। एक पहिया है, ये पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरी चाल से घूमता है। ठीक है, घूमता है। पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु है। अब इस पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु कौन सा है, पूछा गया है। ये हिस्सा जमीन से टकराया हुआ है। ठीक है, तो अधिकतम रैखिक वेग पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जमीन से टकराने वाले हिस्से पर अधिकतम रैखिक वेग लगेगा। ऑप्शन पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पहिए का जो हिस्सा जमीन से टकराया है, यहाँ ही अधिकतम रैखिक वेग कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी। एक मकान की कल्पना कीजिए, उस पर छत की कल्पना कीजिए और एक पत्थर लीजिए और उसे जमीन की ओर फेंकिए। अब इस दौरान उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है। उसे गिरने के तुरंत बाद तो वह स्थिर हो जाएगा, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, ये भी आंसर नहीं होगा। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, हाँ, ये भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले उसकी काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है। ये एक कार है, ठीक है, और ये गतिशील है और बोल रहा है जब यह अचानक रुक जाती तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, ये इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। अगर आपने न्यूटन की गति के नियम पढ़ा है तो इसका आंसर आप अवश्य दे पाएंगे। ठीक है, और आपने न्यूटन की गति का नियम नहीं पढ़ा है तो पहले आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको न्यूटन की गति का नियम पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन की गति का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है,
रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक टेनिस की गेंद किसी ऊंचाई से गिरती है। एक टेनिस की गेंद जो है वो किसी ऊंचाई से गिरती है तथा पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है। ये एक टेनिस का गेंद है, मान लेते हैं ये फर्श है, ये h ऊंचाई से गिरती है और फिर इस फर्श से टकराकर ये फिर से वापस लौट जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में त्वरण, वेग तथा विस्थापन, त्वरण, वेग और विस्थापन डी में कौन सी राशियों में परिवर्तन होगा पूछा है। ठीक है, में कौन सी राशि में परिवर्तन होता है पूछा है। ऑप्शन है केवल वेग में, विस्थापन तथा वेग में, त्वरण, वेग तथा विस्थापन तीनों में, विस्थापन तथा त्वरण में। इसका आंसर है विस्थापन तथा वेग में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में, प्रश्न क्या है ध्यान से सुनना, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, समय, टाइम का जो कार्य है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है? एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेम के संदर्भ में समय का फंक्शन एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है वेग। फ्रेम के संदर्भ में समय का फंक्शन जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, वेग का फार्मूला क्या होता है? वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, समय होता है। तो फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब इसमें परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन बटे समय को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। इसका आंसर सी होगा, वेग। अगला प्रश्न है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका, जब एक पत्थर को हम ऊपर फेंकते हैं और ये अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद, ठीक है, शीर्ष पर, अधिकतम ऊंचाई h के शीर्ष पर पहुंच जाता है। अब इस स्थिति में इस पत्थर का क्या होता है पूछा गया है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई के लिए पत्थर का वेग v क्या हो जाता है? 0 हो जाता है और g गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड हो जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर पत्थर के ये दो कंडीशन लागू होते हैं। ठीक है, वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह फिर से इस अधिकतम ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना चालू होता है। ठीक है, तो वेग तो यहाँ पर जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ये 0 होता है। ठीक, इस स्थिति में क्या क्या ऑप्शन दिया है? वेग एवं त्वरण 0 होता है, त्वरण 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वेग 0 होता है, हाँ वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, और बाकी ये दोनों गलत होगा। ठीक है, वेग तो लगभग, वेग तो 0 हो जाता है, ये भी गलत है। इसमें भी वेग 10 मीटर दिया, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी सही होगा। वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक है, और त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड के आसपास त्वरण की स्पीड हो जाती है। अगला प्रश्न, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है पूछा है। वेग की, गति की, बल की, दूरी की, किसकी दिशा के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण? इसका आंसर है वेग की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, क्या? नकारात्मक त्वरण, नकारात्मक त्वरण मतलब -g। अगला प्रश्न है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? गति की दूसरा समीकरण है, ये किसके बीच संबंध को दर्शाता है पूछा गया है। यदि आपने गति के तीनों नियम पढ़े हैं तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, गति के दूसरे समीकरण के द्वारा हम स्थान और समय, ठीक है, स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया गया है गति के द्वितीय नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। स्थान और समय के बीच
के संबंध को दर्शाया गया है गति के दूसरे समीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसी घड़ियों के उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर की बात हमने पिछले वीडियो में किया है, ठीक है। ओडोमीटर क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम दूरी को मापते हैं। ओडोमीटर मोटर व्हीकल में लगाया जाता है और मोटर व्हीकल के सामने जो मीटर लगा होता है दूरी मापने के लिए, ठीक है, वही ओडोमीटर है, ठीक है। ये पहिए के रोटेशन को माप कर दूरी को मापता है ओडोमीटर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, अगर हम दूरी को माने, क्या की गई दूरी क्या है? 0 है, तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो इस वस्तु का विस्थापन पूछा है। यदि दूरी d है और विस्थापन को हम स्मॉल d माने तो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन भी क्या होगा? 0 ही होगा। अगर दूरी 0 है तो विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। हालांकि विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर दूरी क्या है? 0 है तो विस्थापन भी इसका क्या होगा? 0 होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए।